नमस्कार। स्वागत है सभी का अपने यूपीएससी मेड सिंपल के प्लेटफॉर्म में। और फिर से एक बार सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करते हैं उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अक्षय कारंडे, जो है असिस्टेंट कमांडेंट, जिनको अलोकेट हुआ है सीआईएसएफ 2023 में और उनका रैंक था 28। रैंक 28 से उन्होंने एग्जाम क्रैक किया था यूपीएससी सीएपीएफ का 2023 का। तो अभी इनका ट्रेनिंग चल रहा है और मिड ट्रेनिंग जो हॉलीडेज होते हैं दिवाली के टाइम के, तो उस हॉलीडे में ये महाराष्ट्र में आए हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो स्वागत है अक्षय आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर माय गिविंग मी अपॉर्चुनिटी दिस। यशु, एक छोटा सा फेलिसिटेशन कर लेंगे। थैंक यू। अक्षय, स्वागत आहे तुमचं एमपीसी एक्झाम मंत्राच्या प्लॅटफॉर्मवर आणि यूपीएससी मेड सिंपलच्या या यूपीएससी रिलेटेडच्या प्लॅटफॉर्म मध्ये। थँक्यू सो मच सर। अक्षय, पहले तो आप आपके बारे में बताइए कि आप कहाँ से है, आपका स्कूलिंग का कब हुआ, आपने ग्रेजुएशन किस में किया है और ये सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन या फिर सीएपीएफ का प्रिपरेशन आप कब से कर रहे हैं? यस सर, मैं महाराष्ट्र में वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक सोलापुर जिला है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ से मैं मेरे फादर है जो टीचर है, उनकी सर्विस रायगढ़ में थी, तो मेरा बेसिकली सारा एजुकेशन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन किया पुणे यूनिवर्सिटी से। 2019 से मैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा था कि मैं अभी प्रिपेयर करूं। तो जो मेरे साथ प्रिपेयर करने वाले थे मोस्टली डिफेंस एस्पिरेंट थे, तो मेरा एक ग्रुप बनता चला। हमने सीडीएस एग्ज़ाम दी, उसके बाद हमें सीएपीएफ के बारे में भी पता चला कि सीएपीएफ एक यूपीएससी और सिमिलर लाइन की, जैसे सिविल सर्विसेज है वैसी एक सीएपीएफ की एग्ज़ाम लेती है। तो उसके कैसे कैसे एग्ज़ाम लेते हैं, उसके प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है। तो 2019-20 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 2021, 22 एंड 23 में इंटरव्यू दिया। कुछ कुछ मार्कों से हमारा एक सेटबैक हो जाता था कि क्लियर नहीं हो पाते थे, और फाइनली 2023 में मेरा ऑल ओवर इंडिया 28 रैंक आया और मुझे सीआईएसएफ ही पोस्ट अलोकेट हो गई। मेनी कांग्रेचुलेशंस कि सीआईएसएफ सबको नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट ऑल ट्राइज फॉर सीआईएसएफ। वन ऑफ द रीजन की बहुत से जो एस्पिरेंट्स है मोस्टली सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं। हमारे टाइम मेरा भी असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ मिला था। जब हमारा प्रिपरेशन का समय रहता था तो सीआईएसएफ सीएपीएफ के लिए हम ऐसे ही देखते थे कि एक चलो एग्जाम देके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो जिनको सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है वो सीआईएसएफ लेते थे ताकि सर्विस ज्वाइन करने के बाद थोड़ा पढ़ाई के लिए वक्त मिल सके, और जो अपना एस्पिरेशंस रहते हैं सिविल सर्विसेज का आईएएस आईपीएस बनने का वो हम पूरी कर सके। तो आपको अच्छा हुआ कि सीआईएसएफ मिला है। आप अभी ट्रेनिंग में चल रहा है, तो कुछ ट्रेनिंग के बारे में बताइए। आपका ट्रेनिंग कैसे था, बेसिक ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या होता है? बहुत बार देखा है कि सीआईएसएफ का तो पता नहीं, लेकिन सीआरपीएफ में मेरे जितने दोस्त है बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग होता है। यस सो हमारी ट्रेनिंग में अभी 6 मंथ हो गए हैं। ट्रेनिंग एक डिफ़िकल्ट तो है ही, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन, अब अगर आप पहले से ही फिजिकली फिट हो तो ट्रेनिंग उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता। लेकिन जो फिजिकली फिटनेस नहीं है, हम क्या करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिर्फ पढ़ाई करते हैं। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट नन होती है। तो एक बार जो क्लियर करने के बाद हम एकेडमी में पहुँचे। मेरा पहला दिन याद है, मैं 3 मई को मैं ज्वाइन किया था। फर्स्ट वीक में तो हमारा कुछ नहीं होता। फर्स्ट में हमारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा एकेडमी में घुमाते हैं कि हम क्या क्या है एकेडमी में, आपको कौन से एक्टिविटी करने के मौका है, वो चला। लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट मंथ था मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था, और मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो मेरे बैचमेट है अभी, उनके लिए भी डिफिकल्ट था। क्योंकि सुबह से हमें ऑलमोस्ट 4:30 से शाम तक 7:30 तक हमें कंटिन्यूसली बिजी रखते हैं। सुबह हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसके बाद ड्रिल वेपन ट्रेनिंग के बहुत सारे क्लासेस हो जाते हैं, तो उसमें भी कंटिन्यूस हम फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते हैं, कभी दौड़ते हैं। और एक अच्छी बात, मतलब एक इम्फेसिस देते हो कि डिसिप्लिन मेंटेन करो। आपको अगर क्लास में 5 o'clock जाना है तो आपको 5 o'clock से पहले वहाँ पे खड़े होना ही है। मतलब आप अकेले जाके कोई नहीं होगा,
जो टीम वर्क है, अपना पूरा टीम एक साथ जाना चाहिए। जो मैं अभी तक मैंने जो सीखा है, तो मोस्टली उसमें डिसिप्लिन और टीम वर्क है, दो ही चीजें मैंने अभी तक ज्यादा इम्फेसिस दिया और मुझे ज्यादा सीखी है कि एक तो अपने अपने आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, और दूसरा है कि आप टीम मेंबरशिप, जो हमें एक साथ रहने की भावना है, वो होनी चाहिए। और ये भावना सिर्फ एक डिसिप्लिन ना कि ओनली ऑफिसर में, लेकिन एस्पिरेंट के लाइफ से भी होना चाहिए। अगर हम डिसिप्लिन से पढ़ाई करें ना और फिजिकल एक्टिविटी करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट होगी। और ये सबसे इंटरेस्टिंग सब पूछते हैं कि वेपन ट्रेनिंग Yes. अभी स्टार्ट हुआ है और उसमें आपको क्या ट्रेनिंग दी जाती है? Yes. मेरा जितना तक मुझे पता है, आई थिंक इंसास ही यूज करते हैं। यस यस Right, यस। हाँ। तो वेपन ट्रेनिंग में हमें अभी तक 3 वेपन का पूरा मतलब ट्रेनिंग दिया है, और उससे हमारी भी फायरिंग भी होती है और उसके मार्क्स भी होते हैं। और एक चीज़ है कि एकेडमी में जो हमारे फिजिकल के लिए कुछ मार्क्स अलोकेट होते हैं, ड्रिल के लिए कुछ, रिटर्न एग्जामिनेशन, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स हमें वेपन ट्रेनिंग पे ही अलोकेट क्या होते बात हैं। और वेपन ट्रेनिंग में हमें हमारा फर्स्ट वेपन था इंसास था। इंसास के बाद हमें कार्बाइन मशीन गन एक था, और 9mm पिस्टल। ये 3 वेपन हमें अभी तक पूरे सिखाए गए हैं, और उसके बाद उसकी फायरिंग भी हमारी हुई है। और अगर हमें कौन से भी डेपुटेशन में जाना हो, अगर एनएसजी जाना हो या अगर एसएसजी जाना हो, तो वो एक ही चीज़ देखते हैं कि अपना वेपन ट्रेनिंग आपने कितने अच्छे से हैंडल करते हो और आपकी फायरिंग कितनी अच्छे से है। ओके और ये ज़्यादा हमें हमारे ऊपर भी ज़्यादा फोकस उनका यही रहता है कि वेपन ट्रेनिंग के ज़्यादा क्लासेस हो और फायरिंग के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। क्योंकि कौन सी भी सिक्योरिटी एजेंसी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, उनका एक ही है कि वेपन को हम कैसे हैंडल करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की जॉब। तो उनका ज़्यादा फोकस होता है कि हम कभी भी रिलैक्स ना हो वेपन ट्रेनिंग करते समय। वेपन हमें सुबह निकालना होता है, सुबह की क्लास हमारी होती है, तो हमें जल्दी जाके वेपन, तो वहाँ पे जाके हमारा नाम लिखना कि कौन सा वेपन नंबर लिया है, वो फिर होने के बाद भी वहाँ पे सबमिट करना, इट्स अ वेरी टेडियस प्रोसेस, लेकिन वो होनी चाहिए एक। तो वेपन ट्रेनिंग का क्लासेस में बहुत मजा आता था कि नए नए चीज़ें सीखनी जाती कि कौन से मैकेनिज्म उसमें है। और फ्रॉम अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इट्स फॉर माई सेल्फ इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्टिल टेक्निकल टर्म्स में। लेकिन मेरे साथ में जो आर्ट्स बैकग्राउंड के, उन्होंने भी अच्छे से ग्रास्प कर दिया। और हमारे जो मतलब जिस सर हमें जो टीचर होते हैं, हम उनको उस्ताद कहते हैं, वो एक बढ़िया तरह से एक उनके पास प्लान होता है, शेड्यूल होता है एक 3 महीने का कि इस शेड्यूल में इस चीज़ें सिखानी है, आप वेपन कैसे होल्ड करोगे, आप कैसे निशाना लगाओगे, इतनी बेसिक चीज़ें वो सिखाते हैं हमें। कोई ट्रेनिंग के दरमियान का आपका अच्छा सा एक्सपीरियंस कि जहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, या फिर ये वेपन ट्रेनिंग के लिए कि एक जो ऑर्डिनरी आम आदमी को पता नहीं होता है, जो आप बता सकते हो यहाँ पे? यस सर। वेपन ट्रेनिंग में मेरा सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा था मेरी जब फर्स्ट टाइम फायरिंग हुई थी। हम सभी थोड़ा एक एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ा डर भी था कि कैसे होगी। फर्स्ट टाइम हम बुलेट फायर करने वाले थे। तो एक बार क्या हुआ, हमें 100 मीटर से फायरिंग करनी होती है और कुछ 50 मीटर से करनी होती है, और सामने एक टारगेट रहते हैं, बुल टारगेट जैसे हम देखते हैं कौन से भी ओलंपिक गेम्स में भी देखते हैं ऐसे। तो कहाँ पे लगता है वो देखना होता है। तो एक बार मैंने एक निशाना लगाया, वो निशाना टारगेट के ऊपर ना जाने से वो नीचे लग गया। और वहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा डर का माहौल रहता है कि आप, क्योंकि जो राउंड निकलता है वो जाके रिकोजिट भी हो सकता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। पहले में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जैसे हम करते रहे तो थोड़ा इजी लगने लगा। और लेकिन कभी भी जब आप फायरिंग करने के लिए जो एक एक्साइटमेंट रहती है वो हमेशा ही रहती है हमें। और हमें जस्ट एक फ्यू डेज बैक हमारा एक फायरिंग का ऑटो पिस्टल का फायरिंग हुआ। उसमें भी हमारा एक मतलब हैंड कितना स्टेबल रहता है, क्योंकि कुछ बच्चों के हैंड ऐसे हिलने लगते हैं। तो मतलब जब हम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और फन एक्टिविटी भी हो जाती है वो। तो वही था एक इंटरेस्टिंग। ट्रेनिंग काफी इंटरेस्टिंग होती है। उनके कहने का मतलब है कि यू विल एंजॉय, जिसको अच्छे से करना है उसके लिए बहुत सीखने की चीजें भी वहां पे होती है। तो बेसिकली कुछ जो सवाल रहते हैं कि नए दर्शक, नए लोग जो भी देखते हैं,
कभी कभी पेरेंट्स भी देखते हैं, तो सीआरपीएफ या फिर सीआईएसएफ का मैंडेट क्या है, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इन जनरल क्या करती है और पर्टिकुलरली सीआईएसएफ का मैंडेट क्या होता है? सीएपीएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका नॉमेनक्लेचर 2011 में एज ए सीएपीएफ कर दिया। अगर सीआईएसएफ को बात की तो जो जो हमारी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस है, जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए, मेट्रोज हो गए, पोर्ट्स हो गए, वेरियस इंडस्ट्रियल लोकेशंस हो गए, तो उनको सिक्योरिटी देना एक सीआईएसएफ का पूरा मैंडेट है। लेकिन सीआईएसएफ ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को सिक्योरिटी देती है ऐसे नहीं है, उन्होंने 2000 के बाद बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। अच्छा। तो और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसके लिए अपना मतलब सैलरी भी दे देते थे उनको। ओके। तो और एक और है सीआईएसएफ का एक खासियत है, सीआईएसएफ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। फायर सेफ्टी में सीआईएसएफ का एक स्पेशलाइज्ड विंग है और वो एक कंसल्टेंसी कौन सी भी इंस्टीट्यूट, अभी आईआईटी खड़गपुर के लिए भी सीआईएसएफ ने कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी। अभी दिल्ली मेट्रो में सबसे ज्यादा सीआईएसएफ ज्यादा शुरू से ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो सीआईएसएफ का एक ब्रॉडर स्केल है और हम सीआईएसएफ ओनली पर्टिकुलर फोर्स नहीं है, लेकिन डेपुटेशन के लिए इंटरनेशनली भी हम जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस का बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं, पीस मिशंस होते हैं, तो उसमें भी हम हिस्सा ले सकते हैं। ओके। और क्या स्कोप क्या है, मतलब व्हेन यू जॉइन सीआईएसएफ बाद में अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन तो रहेगा, डेप्यूटी कमांडेंट कमांडेंट ये सब रहेंगे, उसके बाद जो डेपुटेशंस रहे कहाँ पे चांस है या फिर कहाँ कहाँ ग्रोथ कर सकते हैं? सीआईएसएफ में जैसे आपने बताया कि प्रमोशन तो टाइमली बाउंड हो ही जाते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप एनएसजी में अप्लाई कर सकते हो, आप एसपीजी में अप्लाई कर सकते हो, आप सीबीआई में जा सकते हो, आप बहुत सारे ऐसे पीस मिशंस होते हैं, वहाँ पे सीआईएसएफ की तरफ से बहुत सारे मतलब हर साल वैकेंसी निकलती है, हमें अप्लाई करना होता है, उनका एक क्राइटेरिया होता है, वो पास करने के बाद हम जाके वहाँ पे सर्व भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मैंने ऐसे मतलब सुना है जो सीनियर है कि प्राइवेट सेक्टर में आफ्टर सर्टेन ईयर्स 10-20 ईयर्स कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि उनको अभी थोड़ा अपने घर के पास रहना होता है, क्योंकि सीआईएसएफ की जॉब जैसी ट्रांसफरेबल है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। तो अब प्राइवेट सेक्टर में भी और इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दी है और एज अ ऑफिसर आपकी जो इन्हांसमेंट हुई है तो प्राइवेट सेक्टर भी दे देता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, एक बार आने के बाद और ज़्यादा पता चल ही जाता है। अभी दो आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। एक फर्स्ट की जो अभी 10 अक्टूबर को रिजल्ट आया है, जिसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल होगा, क्वालिफिकेशन, उसके बाद उनके इंटरव्यू भी होंगे, पीटी भी हो जाएगा। तो उनके लिए आप क्या बोलोगे कि कैसे ट्रेनिंग करना है, फिजिकल में इंजरी कैसे अवॉइड करना है, और बाकी आगे की प्रिपरेशन के लिए क्या बताओगे आप? यस, अभी रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद अभी की जो प्रोसेस होती है, फर्स्ट तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो अपडेशन करने के लिए एक विंडो ओपन कर लेते हैं। तो जिन जिन कैंडिडेट्स ने कि पहले फॉर्म भरने से पहले नॉर्मली ऐसे ही भरा था, अभी वो सीरियस होके एक पूरा अपना एक फिर से एक कंप्लीट भरे, जो कि इंटरव्यू में बहुत सारा उसका, बिकॉज 50% अपना इंटरव्यू 50-70% इंटरव्यू डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से ही आता है। वो होने के बाद नेक्स्ट आता है कि फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं उसको। उसमें बेसिकली 4 इवेंट्स होते हैं, रनिंग होती है, उसके बाद लॉन्ग जंप होती है और एक गोला फेंक थ्रो होता है। तो स्टार्टिंग में मुझे तो लगता है कि 15 दिन तक नॉर्मल जॉगिंग, स्ट्रेचिंग और कोर एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें स्टैमिना बिल्डअप करने की जरूरत है रादर देन स्पीड, बिकॉज वो होने के बाद एक बार अपनी बॉडी को अब जांच ले कि कैसे होते हैं। बिकॉज इसमें कैसे होता है कि अपने को बहुत सारी इंजरी भी हो जाती है, किसी किसी को मतलब इतनी इंजरी हो जाती है कि वो रनिंग भी नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग में आप एक 15 दिन में बेसिक जॉगिंग करो, ग्राउंड पे जाओ, थोड़ा 800 मीटर क्या क्या होता है ऐसे पूरा देखो। उसके बाद आप पूरे एक इवेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें मुझे तो लगता है कि जो गोला फेंक होता है, वो तो गोला फेंक और 800 मीटर वन ऑफ द दे आर इजीएस्ट इवेंट,
जिसमें मैंने अभी तक देखा है बहुत सारे, मतलब मैंने जो अटेम्प्ट दिए उसमें, कि लॉन्ग जंप में बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं आते, उनको टेक्निक पता नहीं होती। तो उसकी एक बार टेक्निक देख ले, यूट्यूब पे देख ले, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करते हैं, जाके एक बार प्रैक्टिस कर ले। और जैसे हम एग्ज़ाम को जाने से पहले मॉक इंटरव्यू देते हैं और मॉक एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर में मॉक एक फिजिकल देना, एक एग्ज़ाम, हम सपोज 10 दिन बाद अपनी फिजिकल एग्ज़ाम है, तो उसके 10 दिन पहले जाके उसी सीक्वेंस में हम एक बार अपना कितना कैलिबर है वो जान सकते हैं, और उससे ऊपर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे यही करना है कि अभी स्टार्टिंग से, शुरू से थोड़ा स्टार्ट करो और उसके बाद अपना स्पीड बढ़ाओ। अगर देखो ट्रेनिंग अच्छे से करो, क्योंकि क्या है कि वार्म अप पहले और बाद में स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड इंजुरीज। और इफ पॉसिबल कोई एक्सपर्ट जो ट्रेनर है उसके अंडर ही करो। और सबसे बड़ी बात आपने जो कही थी कि हर एक की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, तो पहले बॉडी को समझने की कोशिश Right, करो, sir. बॉडी की कैपेसिटी समझने की कोशिश करो, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। हमारे टाइम हम तब सियाक में थे मुंबई में, तो हम बीच में जाया करते थे लॉन्ग जंप के लिए। चंद्रशेखर घोड़के जिनको पहले IRS मिला था, बाद में IPS मिला, वो मेरे साथ थे। श्रीकांत येलवाड़, उनको मेरे टाइम ही जब मैंने सिविल का इंटरव्यू दिया तभी उनको IPS मिला, वेस्ट बंगाल IPS है वो अभी। और एक सुरेंद्र था सूरी, जिसको BISF मिला, लेकिन उसने भी नहीं ज्वाइन किया था। तो हमारे टाइम जितने हमने प्रैक्टिस किए थे, ऑलमोस्ट ऑल वी क्लियर्ड CAPF। चंद्रशेखर घोड़के का रैंक 2 था, ऑल इंडिया रैंक 2 था, तो उसका बहुत अच्छा रैंक भी आया था। तो हमने कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लिया था, लेकिन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की थी। मैं उनको, क्योंकि उनका मेंस भी था सिविल का, मैं उठा के लेके जाता था। और जो बीच है वहां पे सैंड होने की वजह से इंजरी के चांसेस बहुत कम होते, तो वहां पे हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। तो आप भी सोचिए कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। हार्ड सरफेस जो है वहां पे लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस ना करें, बेसिक चीजों का ध्यान रखें। सब होने के बाद अगर ड्यू टू इंजरी आप बाहर जाते हैं तो इट्स वेरी बैड थिंग, क्योंकि बहुत लोगों का प्रिपरेशन की लैक की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आपका हो चुका है, आपको वो फिजिकल का कॉल आ चुका है, तो टेक्निकल वजह के चीजों से बाहर मत होइए। अभी दूसरा, जो नए एस्पिरेंट जिनको नेक्स्ट ईयर 2026 में CAPF का प्रिपरेशन करना है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अभी हम मोटा माटी समझ चले कि एक साल बचा है CAPF के लिए, तो उसी हिसाब से हमें प्लान बनाना चाहिए। CAPF के रिटन एग्जाम में पहला जो पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है। उसमें मोस्टली हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट होते हैं। और पेपर 2 में एसे, और उसके बाद जो बेसिक इंग्लिश होता है, बेसिक इंग्लिश का ग्रामर होता है। तो मुझे लगता है कि पहले 6 मंथ हम पूरा बेसिक, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट NCERT है, वहाँ से शुरू करें, पॉलिटी की NCERT पढ़ना शुरू करें। और मैं एक ही बात बोलूँगा कि अपने जो सोर्सेस है वो लिमिटेड रखो। आप अगर पॉलिटी में एक बुक पढ़ने हो, कौन सा भी बुक पढ़ो, लेकिन एक ही बुक पे फोकस करो। और उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट आता है कि एक बार बेसिक बुक हमने पढ़ लिए और एक रेफरेंस बुक पढ़ लिए, तो उसके बाद आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हम कितने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं। तो एक पहले 2-3 बार पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना चाहिए, और उनका सोर्स ढूंढना चाहिए कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, कौन से सोर्स से आ रहे हैं। अगर करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो तो मोस्टली PIB के आर्टिकल्स होते हैं, तो उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। एक बार बेसिक रीडिंग हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी हो जाए, उसके बाद हम मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में हमारा क्या क्या लैकिंग चल रहा है, एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि एक पहले 3-4 मंथ में बेसिक बुक्स, उसके बाद एक रेफरेंस बुक, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, और उसके बाद मॉक टेस्ट। ऐसा एक पूरा स्ट्रेटजी हम टाइमलाइन बना के रखें, तो मुझे नहीं लगता कि कौन सी भी एग्जाम, मतलब CAPF एग्जाम तो आप 100% आप क्लियर कर सकते हो। खूब बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करने हैं, ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस हो, राइटिंग की प्रैक्टिस हो, आर्गूमेंट्स की प्रैक्टिस को आपको रेगुलरली करनी है। और इसी चीज को लेके हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि हम भी कुछ एक मेंटरिंग स्टार्ट करें, या फिर पेपर 2 के लिए गाइड करें। तो जो इस साल के टॉपर्स है, जैसे श्रेयस कदम आके गए हैं,
और फिर और भी कुछ किरण शिंदे है, बहुत से लोग हैं जो जुड़ सकते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू कन्विंस देम कि आप आइए और नेक्स्ट एस्पिरेंट्स को गाइड कीजिए। आपको क्या लगता है, हमने ऐसा गाइडेंस जो इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कमेंट कीजिए। और जैसे गेस्ट आते हैं आपको कुछ बेनिफिट होता है वो भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम और किसी को बुलाना है या नहीं बुलाना है ये भी आप प्लीज कमेंट कर दीजिए। हमको पता चलेगा कि वेदर वी आर डूइंग दिस इज राइट और नॉट, वेदर दिस इज हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन और नॉट। तो इस जो सब जानकारी आपने दी उसके लिए थैंक यू सो मच अक्षय। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड आई विल से कि आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ सवाल है आपके जिनको हम आंसर कर सकते हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, या फिर हमारा जो नंबर है वहां पे नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। मेरे साथ भी जुड़ सकते हो या फिर हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको भी मैं कन्वे कर दूंगा। और बाकी जो चीजें हैं तो हम वही करेंगे कि चलो आगे बढ़ते हैं और जो एग्जाम है उसको सिंपल करने का प्रयास करते हैं। लेट्स मेक यूपीएससी प्रिपरेशन सिंपल विथ यूपीएससी मेड सिंपल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद,